Hello and welcome back to our YouTube channel Go for Agriculture. So today we will start on another lecture of plant pathology and the topic is cultural methods of plant disease management. हम cultural method के through plant disease को manage किस तरह से कर सकते हैं. So first is the host eradication. Eradication is the main type of cultural method. ठीक है. When a plant pathogen enters into a new area despite quarantine, a plant disease epidemic may occur. तो कहने का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, होस्ट इरेडिकेशन मतलब हो गया कि जो होस्ट है जिसके ऊपर कोई डिजीज़ लग रही है हम उसको इरेडिकेट कर दें, उसको हटा दें ताकि जो और प्लांट्स हैं उनको वो इन्फेक्ट ना कर पाए. राइट. सो when a plant pathogen enters into a new area despite quarantine, a plant disease epidemic may occur. All the host plants infected by pathogen may have to be removed and burned to prevent such epidemics. उस एपिडेमिक्स को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उन प्लांट्स को या तो निकाल के फेंक देते हैं या फिर हम उस एरिया पे से प्लांट्स को जला देते हैं. तो जो वो ऐश होती है वो भी हमारी सॉइल में मिल जाती है एंड ऐश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर सॉइल. राइट. और साथ साथ हमारा क्या होता है, जो हमारी पैथोजन है वो भी खत्म हो जाता है. तो ये डुअल पर्पस एक तरह से चीज़ हो गई कि हम उसको बर्न करते हैं. दिस eliminates the pathogen and prevents greater losses from the spread of pathogen to additional plants. Eradication of crop main host. Right. सो द नेक्स्ट इज इस तरह के इरेडिकेशन को हमने फ्लोरिडा में और कुछ साउदर्न स्टेट्स में ऐसा किया था. सिट्रस कैंकर की जो बैक्टीरियल कैंकर जो आया था, सिट्रस कैंकर, उसको प्रिवेंट करने के लिए लाइक 1915 में सबसे पहले हमने ये तरीका अपनाया था जब मिलियंस ऑफ ट्री को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था. तो हमने क्या किया था, उस पर्टिकुलर एरिया में आग लगा दी थी और उसके बाद वहाँ का जो एरिया था वहाँ से वो पैथोजन ख़त्म हो गया तो आगे वो और नहीं फैला और ऑलरेडी वो मिलियंस ऑफ ट्रीज को इन्फेक्ट कर चुका था. ठीक है. नाउ द अनदर ब्रेकडाउन ऑफ सिट्रस कैंकर अकर्ड इन फ्लोरिडा इन 1984 एंड बाय 1992. उसके बाद जो सिट्रस कैंकर आया था, पहले 1915 में सबसे पहले सिट्रस कैंकर आइडेंटिफाई हुआ था, देन इन 1984, देन इन 1992. And the disease was apparently brought under control through painful destruction of nursery and orchards trees in the United States. Host eradication is also carried out routinely in many nurseries. Host का भी eradication बहुत सारी जगह पे किया गया है. काफ़ी नर्सरीज, ग्रीन हाउसेज जो होते हैं, फील्ड्स जो हैं, वहाँ से हम eradicate कर देते हैं उनको ताकि जो फर्स्ट इनोक्यूलम है वही वहाँ पे डेवलप ना हो पाए. क्योंकि होता क्या है, जैसे कोई भी ऐसी क्रॉप ग्रो हुई और मान लो हमारे फ्रूट में कोई डिजीज लगा है तो क्या होता है, वो फ्रूट टूट के डिटैच हो जाता है प्लांट से और नीचे गिर जाता है. तो वो गिरता है मोस्टली सॉइल में ही है. तो क्या होता है वहाँ पे कि वो अगर हम उस सॉइल को दोबारा से उसमें कुछ सोइंग करते हैं तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो डिजीज सर्वाइव कर लेगी और उसके बाद जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो ग्रो करना शुरू कर देगी. इसीलिए हम बेसिकली सोचते हैं कि इरेडिकेट करना इज अ गुड ऑप्शन या फिर जला देना इज अ गुड ऑप्शन. However, attempts to eradicate certain disease like fire blight of apple and pear caused by the bacterium Erwinia amylovora and plum pox virus of stone fruits in the United States and coffee rust in several Southern America countries to eradicate them have not been successful. जस्ट बिकॉज हमने उनको निकाल दिया क्योंकि वो सॉइल के अंदर डिजीज था. इसीलिए क्या हुआ, वहाँ पे इरेडिकेशन से खाली काम नहीं चला, सॉइल रोटेशन हमें वहाँ पे करना पड़ा, वो इम्पॉर्टेंट हो गया. तो ऐसा नहीं है कि ये जो टॉप पॉइंट है ये बस यही बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप सारी ही डिजीज से निजात पा सकते हैं सिर्फ उनको होस्ट को इरेडिकेट करके. नहीं, सॉइल बॉर्न डिजीज के लिए सॉइल रोटेशन की बहुत ज़रूरत है, क्रॉप की रोटेशन की बहुत ज़रूरत है. क्योंकि क्रॉप रोटेशन क्यों बेसिकली किया जाता है, सबसे पहला जो उसका रीज़न ये होता है कि न्यूट्रिएंट बैलेंस रहे हमारे सॉइल के अंदर. दूसरा उसका रीज़न यही होता है कि हम डिजीज को मैनेज कर सकें. बिकॉज पोटैटो में जो स्पेसिफिक डिजीज लग रही है वो टोमेटो में नहीं होती है. राइट. तो अगर आप पोटैटो के बाद दोबारा से पोटैटो लगा दोगे तो डिजीज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं.
अगर आप पोटैटो के बाद और कोई लगा रहे हो, मान लो आप वीट ग्रो कर रहे हो या फिर आप मेज ग्रो कर रहे हो, तो वहां पे क्या पोटैटो के डिजीज को ग्रो करने के लिए मौका मिल ही नहीं रहा है ना, तो वो इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद वो वहाँ पे नहीं होगी, और वीट के बाद आप दोबारा पोटैटो लगाओगे तो डिजीज के चांसेस 99% खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है इरेडिकेशन ऑफ वाइल्ड और वॉलेंटियर होस्ट प्लांट्स। ठीक है, सर्टेन पैथोजेंस ऑफ एनुअल क्रॉप्स जैसे कुकुम्बर मोज़ैक वायरस ओवर विंटर्स ओनली और मेनली इन पेरिनियल विंड plants. Eradication of host in which the pathogen overwinters is sometimes enough to eliminate completely. ठीक है, कई बार क्या होता है कि एक होस्ट को ही इरेडिकेट करना है इनफ रहता है किसी भी पैथोजन को हटाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, जो इनोक्यूलम है उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। इनोक्यूलम का जब इनोक्यूलम ही रिड्यूस होगा, फर्स्ट इनोक्यूलम नहीं होगा, तो आगे इन्फेक्शन कॉज होगा ही नहीं। ठीक है, तो इन सम क्रॉप्स लाइक पोटैटोज द पैथोजन ओवरविंटर इन द इन्फेक्टेड ट्यूबर्स। पोटैटो कहाँ पे, पैथोजन कहाँ पे ओवरविंटर होता है, ट्यूबर्स के अंदर। तभी हम बोलते हैं कि ज्यादातर जो पोटैटो की डिजीज होती है वो ट्यूबर में होती है। कभी आपने एक खराब सड़ा हुआ आलू भी अगर देखा होगा तो आप देखोगे जहाँ पे उसके ट्यूबर्स होते हैं, मतलब ऐसे ब्लैक कलर के धब्बे होते हैं। मोस्टली डिजीज वाला जो एरिया होगा ना वो वही होगा अगर पोटैटो पूरा खराब नहीं है तो। So these tubers produce infected plants in the spring that allow pathogen to come on above ground plants. Okay, from where it can spread further by insects, rain and wind. Eradication of such volunteer plants of a crop helps greatly to reduce the inoculum of these pathogens. So eradication of alternate host, हम alternatively host को eradicate करते हैं. Some pathogens require alternate host to complete their life cycle. That is Puccinia graminis triticai requires wheat and barberry, and Cronartium ribicola requires pine and corets. राइट, सो नाउ द क्रॉप रोटेशन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि क्रॉप रोटेशन भी एक इक्वली इम्पॉर्टेंट है किसी भी डिजीज को रोकने के लिए। सॉइल बॉर्न जो पैथोजेंस हैं उनको अगर हम रोकना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास हमें क्रॉप रोटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। क्रॉप रोटेशन कैन रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ पैथोजन। वर्टिसिलियम के तो बहुत पॉपुलेशन रिड्यूस करता है, क्योंकि मतलब कोई भी एक पैथोजन है वो किसी कंप्लीट फैमिली को भी इन्फेक्ट कर सकता है। आप उस फैमिली के किसी भी क्रॉप को वहां पे नहीं लगा सकते। तो एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है कि आप क्या यूज करो, उस एरिया में कौन सी डिजीज ज्यादा लगती हैं, ठीक है, कौन सी डिजीज के लिए फेवरेबल कंडीशंस ज्यादा हैं। तो अगर वो वाली डिजीज एक किसी फैमिली, पूरी फैमिली को इफेक्ट कर सकते तो हम उस फैमिली के किसी भी मेंबर को ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, now fallowing. So the field is tilt and left to fallow for a year part. ठीक है, फैलोइंग का मतलब यह है कि बस उसमें हम प्लोइंग करते हैं, टिल्टिंग करते हैं, एक मिट्टी के एक पार्ट को उठा के दूसरे साइड पे कर देते हैं और उसको ईयर के लिए ऐसे फ्रीली छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग फैलोइंग पैथोजन डिब्रीज इन इनोकुलम एंड डिस्ट्रॉयड। फैलोइंग करते हैं तो जिस भी आप उससे इंस्ट्रूमेंट से फेलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डिब्रीज हैं या फिर जो इनोकुलम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, एंड इन एरियाज विद हॉट समर फेलोइंग अलाउज ग्रेटर हीट उनके पास ज़्यादा पहुंचती है। सॉइल की ड्राइनेस की वजह से, क्योंकि हम पानी रेगुलर नहीं दे रहे तो दे डोंट गेट द रिक्वायर्ड मॉइस्चर फॉर देयर सर्वाइवल, है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि उनके पास सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड वो तो पहुंचा नहीं, वो पानी नहीं पहुंचा, सिर्फ धूप जा रही है, तो सिर्फ उनको हीट मिल रही है, तो एक्सेसिव हीट की वजह से भी वहां पे उनकी डेथ हो जाती है। अदर क्रॉपिंग सिस्टम यूटिलाइज हर्बिसाइड्स, रिड्यूस टिलेज एंड फैलोइंग। इन सच सिस्टम सर्टेन डिजीज दैट इज स्टॉक रूट ऑफ ग्रेन, sorghum and corn caused by Fusarium moniliform have been reduced drastically. ठीक है, next is sanitation. Sanitation consists of all activities aimed to eliminating or reducing the amount of inoculum present in a plant, field or a warehouse, and at preventing the spread of the pathogen to other healthy plants and plant products, right? So plowing under infected plants after harvest, such as leftover
इन्फेक्टेड फ्रूट, ट्यूबर्स और लीव्स, तो हम क्या करते हैं बेसिकली सैनिटेशन करते हैं। सैनिटेशन करने का मतलब है कि हम किसी भी इनोक्यूलम को रिमूव कर रहे हैं या फिर उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं किसी भी फील्ड वगैरह में से, ठीक है। तो वो बेसिकली हम प्लोइंग के थ्रू कर लेते हैं बस इसमें, या फिर हम वॉशिंग के थ्रू कर लेते हैं, प्लोइंग के थ्रू करते हैं, प्लांट को तेज पानी के प्रेशर से वॉश करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से दिस इज नॉन एज सैनिटेशन। नाउ इज polyethylene traps and mulches. So many plant viruses such as cucumber, mosaic virus are brought into crops such as peppers by airborne aphid vectors. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पॉलीथाइलिन के थ्रू उनको ट्रैप किया जाता है, क्योंकि वो उसके ना पॉलीइथाइलिन के थ्रू उनको ट्रैप करते हैं, एज एन उसकी जो पॉलीथैलिन जो शीट्स हैं वो एक येलो कलर की होती हैं और वो उनको इरेक्ट कर देती हैं, ठीक है। इसीलिए उसके थ्रू वो क्या होते हैं, एफिड्स वगैरह जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उस पर आके चिपक जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। जैसे हम जनरली चूहे मारने की दवाई डालते हैं, तो चूहे मारने की दवाई का मतलब वही होगा कि वो आके उसको खाता है और मर जाता है। सेम यहाँ पे पॉलीथाइलिन ट्रैप कर रहा है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ना बेसिकली ब्लैक या फिर वाइटिश ग्रे कलर की पॉलीथाइलिन की शीट्स को यूज करते हैं मल्चिंग के टाइम पे, तो बिटवीन द प्लांट्स और द रोज इन द फील्ड्स, तो इनकमिंग जो एफिड्स या थ्रिप्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिफ्लेक्टेंट होते हैं मल्चिस की वजह से और वो रिपेल होते हैं वैक्टर्स या फिर उस पे से मर जाते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको पीपीटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।